हम डिडक्शंस पढ़ रहे हैं, डिडक्शन के अंदर पहली डिडक्शन पढ़ रहे हैं हम 80C की, 80C की डिडक्शन पढ़ रहे हैं। 80C क्या बोलता है, आप इन्वेस्टमेंट करो, जितने रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतने रुपए से आपकी ग्रोस टोटल इनकम कम हो जाएगी, उतने रुपए से आपकी ग्रोस टोटल इनकम कम हो जाएगी। सर पहला डिडक्शन हम कौन सा पढ़ेंगे, 80C पढ़ेंगे। 80C क्या बोलता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसमें, आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसमें सर, LIC के अंदर या कहीं भी, तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। सर ये बेनिफिट सबको मिलेगा क्या, हाँ सर ये गलती हम कर सकते हैं सर, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों को इसका बेनिफिट अवेलेबल होता है। सर दोनों का बेनिफिट अवेलेबल होता है, हाँ सर इसमें दोनों का बेनिफिट अवेलेबल होता है। इंडिविजुअल को इसका बेनिफिट मिलेगा, बेटा आप LIC कराओ, FD कराओ, सुकन्या योजना कराओ, जो भी मैं नाम पढ़ूंगा उन सब में इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन वहां मैक्सिमम लिमिट पता कितनी दी हुई है, 1.5 लाख रुपए। कितनी लिमिट दी हुई है, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए से ऊपर बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता। अब सर 80C में कौन कौन सी चीजों की डिडक्शन मिलती है, तो सर पहली बात करते हैं LIC, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, LIP, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम जमा कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हम जमा कराते हैं, उसका बेनिफिट अवेलेबल होता है। अब सब बात ये आती है कि सर हम लाइफ इंश्योरेंस किस किस की कराएं ताकि मुझे बेनिफिट मिल जाए। देखो कई बार मैं अपनी भी करा लेता हूं, अपने फैमिली मेंबर्स की भी करा लेता हूं, तो जिसकी भी मैं क्या कराता हूं, इंश्योरेंस करवाता हूं, उन सबका मुझे बेनिफिट अवेलेबल हो जाएगा। सर किन किन का इंश्योरेंस हम करवा सकते हैं, तो बेटा यहाँ के लिखा हुआ है, मैं खुद का इंश्योरेंस कराऊं तो मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, स्पाउस का कराऊं तो मिल जाएगा, तो फिक्स है, और मैंने चिल्ड्रन का कराऊं तो भी मिल जाएगा। सर चिल्ड्रन का कराऊं तो मिल जाएगा, मतलब देखो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। यहां कौन सा बच्चा लिया गया है, कैसे भी, मतलब चिल्ड्रन होना चाहिए। अगर मैं इंश्योरेंस कराता हूं मेरे बच्चे की तो भी मुझे 80C का बेनिफिट अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन 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 सर यहां किसको कंसिडर नहीं किया गया है, पेरेंट्स को। पेरेंट्स के LIC कराएंगे तो हमें बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। मतलब हमें इंश्योरेंस किसकी करवानी है सर, खुद की, वाइफ की या बच्चों की। पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, उसकी LIC का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा, LIC का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लेना, ठीक है जी, उसका बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। इन केस ऑफ HUF हमें क्या बोला गया है, अब मेंबर्स का भी करवा सकते हैं। अब सर मेन चीज होती है कि सर हम कितना प्रीमियम जमा कराएं। तो सर ये मैंने कल भी पढ़ाया था, आपको थोड़ा सा हिंट दिया था, सुनो। एक्चुअल में क्या होता है, जो हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, अब गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप प्रीमियम जमा कराओ तो एक लिमिट तक जमा कराओ, अनलिमिटेड जमा कराओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने लिमिट रखने के लिए क्या बोला, अगर आपकी पॉलिसी 1/4/12 से पहले की है तो ये तो खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, जबरदस्ती चल रहा है, लेकिन ठीक है, 1/4/2012 से पहले की पॉलिसी है तो आप कितना जमा करा सकते हो, 20%। कितना जमा करा सकते हो, 20% ऑफ मेच्योरिटी वैल्यू सम एश्योर्ड जमा करवा सकते हो। हालांकि अगर आपकी पॉलिसी 1/4/12 के बाद की है जो काम का है, तो आप मैक्सिमम कितना जमा करा सकते हो, कितना जमा करा सकते हो, 10% ऑफ मेच्योरिटी वैल्यू ही जमा करा सकते हो, उससे ऊपर जमा नहीं करवा सकते। कितना जमा करा सकते हो, 10% ऑफ मेच्योरिटी वैल्यू ही जमा करवा सकते हो, उससे ऊपर जमा नहीं करवा सकते। ठीक है जी, समझ में आया सर, कितना जमा करा सकते हो, 10% ऑफ मेच्योरिटी वैल्यू जमा करा सकते हो। अगर सर मैं 10% से ज्यादा जमा करा दूं तो कितना बेनिफिट मिलेगा, 10% तक मिल जाएगा। लेट सपोज मैंने एक पॉलिसी ले रखी है जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू पता है कितनी है, मैंने एक पॉलिसी ले रखी है जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू पता है कितनी है, उसकी मेच्योरिटी वैल्यू है 10 लाख, ठीक है। और मैं जो प्रीमियम जमा करा रहा हूं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करा रहा हूं, वो करा रहा हूं 1,20,000। तो मेरे को 80C में छूट कितनी मिलेगी, 80C में वैसे तो 1.5 लाख की लिमिट है, लेकिन यहां पर मैक्सिमम मेरे को LIP का लिमिट कितना मिलेगा, 1 लाख का मिलेगा। कितने का मिलेगा, 1 लाख का मिलेगा। सर क्यों, क्योंकि आपकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 10% है। मैं ये मान रहा हूं कि ये पॉलिसी कब की है, 1/4/2012 के बाद की है। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहां तक समझ में आ गया सर, एकदम समझ में आ गया। हालांकि इसका एक्सेप्शन है, ये काम का नहीं है, जस्ट लाइक कि अगर पॉलिसी 1/4/12 के बाद की है तो भी 15% जमा करा सकते हो। किस केस में, कि अगला क्या हो, डिसेबल हो, या उसके क्या हो, स्पेसिफाइड डिजीज हो। ठीक है जी। सर अगला नाम क्या है, सर अगला नाम है PPF का। किसका है, PPF का, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी पैसे जमा करा सकते हैं। सर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो पैसे जमा कराएंगे वो उसका भी हमें 80C में छूट मिल जाएगी। हाँ सर, अगर रीपेमेंट ऑफ लोन, हमने PPF के अगेंस्ट में लोन लिया, उसका पेमेंट किया तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो तो लोन हो गया एक प्रकार से। ठीक है। तीसरा क्या बोल रखा है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, ये भी इंश्योरेंस की तरह ही होता है। हमने ये जमा कराया तो भी हमें 80C की छूट मिल जाएगी, LIC का एन्युटी प्लान लिया तो भी हमें बेनिफिट मिल जाएगा। सर मेन चीज होती है यहां पर, सुनो, हमने सैलरी का चैप्टर पढ़ा था तो पढ़ा था RPF SPF।
आरपीएफ और एसपीएफ क्या था? जो एम्प्लॉई, जो एक आरपीएफ एक फंड है जिसमें एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी में से एक पार्ट कटता है, एम्प्लॉयर अपनी जेब से वो मिलाता है और वो पैसा एक फंड में पड़ा रहता है, और कंपनी उस पे फंड उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है, जब वो रिटायरमेंट होता है एम्प्लॉय का तब उसे वो पैसा मिलता है। ये बात होती है। तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, उसकी भी हमें छूट मिलेगी कहां पर? 80C के अंदर। कहां छूट मिलेगी? 80C के अंदर छूट मिलेगी। बात समझ में आई? सर यहां एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन छूट भी हमें मिलेगी। ठीक है जी सर। हाँ जी। तो रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद अगला चलते हैं। सर हम हाउसिंग लोन पे करते हैं, ठीक है, हम क्या पे करते हैं? हाउसिंग लोन। पॉइंट भी नोटेड, हाउसिंग लोन पे करते हैं, ठीक है। अब हाउसिंग लोन में हम दो चीजें पे करते हैं। भाई मैं क्या पे करता हूं? इंस्टॉलमेंट पे करता हूं। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त। मैंने इंस्टॉलमेंट पे करी मान लो 1,00,000 रुपए की, तो इस इंस्टॉलमेंट में दो एलिमेंट होते हैं। इस इंस्टॉलमेंट में दो एलिमेंट होते हैं। सर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? एक तो प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। दो एलिमेंट होते हैं। प्रिंसिपल एलिमेंट है वो कितना है पता है आपको? वो है मान लो 30,000 का, और ये कितना है? 70,000 का, ठीक है। तो इसकी छूट हमें पता है कहां मिल जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन लोन में छूट मिल जाएगी। ये क्या है? एसओपी है तो, या फिर एलओपी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और प्रिंसिपल जो एलिमेंट होगा ना, उसकी हमें एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। सर उसकी छूट हमें कहां मिल जाएगी? 80C में छूट मिल जाएगी। बोलो समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? आराम से समझो इस चीज को मैंने क्या बोला। सर बात समझ में आई? तो इन सब की छूट हमें 80C के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। सर आगे की बातें करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस रिलेटेड टू परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस। अब देखो एग्जाम में समस्या कि हमें इतना सारा पढ़ना पड़ता है, एग्जाम में इतना सारा नहीं आता। एग्जाम में तो इनमें से एक दो पॉइंट ही आएंगे, सारे पॉइंट थोड़ी आएंगे भी। लेकिन हमें समझने तो सारे ही पड़ेंगे, पढ़ने तो सारे ही पड़ेंगे, याद भी सारे ही करने पड़ेंगे, ठीक है जी। क्या लिखा हुआ है साहब? अगर मैं स्टैम्प ड्यूटी कराता हूँ, स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है? मान लीजिए मैंने क्या कर रखा है पता है आपको? मैंने कोई घर खरीदा। अब हम जब घर खरीदते हैं तो उसके में क्या जमा कराते हैं? रजिस्ट्रेशन कराते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करते हैं। तो जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे करते हैं ना घर की रजिस्ट्री करवाने के लिए, उसकी भी 80C में छूट मिलती है। अब देखो इतनी सारी छूटें मिलती है, अभी तो और पढ़ेंगे। लेकिन दिक्कत पता है क्या? इन सबका जोड़ मिलाकर कितना मिल सकता है? खाली 1.5 लाख ही मिल सकता है, उससे ऊपर नहीं मिल सकता। बात समझ में आई सर? एकदम समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रखा है? ट्यूशन फीस। सर अगला क्या है? ट्यूशन फीस। सर ट्यूशन फीस भी मिलती है। ट्यूशन फीस किसकी? सर बच्चों की हम ट्यूशन फीस जमा कराते हैं। हाँ सर हम बच्चों की ट्यूशन फीस जमा कराते हैं। तो जो ट्यूशन फीस जमा कराते हैं उसकी भी हमें 80C में छूट अवेलेबल हो जाती है। और ट्यूशन फीस जो होती है वो फुल टाइम हो पार्ट टाइम हो, जस्ट लाइक हम स्कूल में बच्चे, हमारी जो पेरेंट्स हमारी फीस जमा कराते हैं ना, उसकी भी उन्हें 80C में छूट अवेलेबल हो जाती है 2 बच्चों तक, ठीक है। नाबार्ड में इन्वेस्टमेंट करो तो भी आपको 80C में छूट मिल जाएगी। सर अगला एनएससी है। एनएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी। अगर हम एनएससी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो भी हमें 80C की छूट मिल जाएगी। हाँ एफडी कराएं तो भी मिल जाएगी। एफडी 1 साल वाली नहीं चलेगी, 2 साल वाली नहीं चलेगी, 3 साल वाली नहीं चलेगी। आपको एफडी करवानी पड़ेगी कम से कम 5 साल वाली। कितने साल वाली करानी पड़ेगी? 5 साल वाली एफडी करवानी पड़ेगी, ठीक है। सुपर एन्युएशन फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी 80C की छूट मिल जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना, क्या बोला मैंने? सुकन्या समृद्धि योजना, इसकी 80C में छूट अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है जी। अगला क्या है? सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम। ये क्या बीमारी है? बुढ़ापे के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अभी से हम पैसे जमा करा दे तो 80C में छूट अवेलेबल हो जाएगी।
तो सब इन सब की छूट हमें मिलती है। म्यूचुअल फंड में पैसे जमा कराएं तो भी एटीसी की छूट मिलती है, ठीक है। लेकिन इन सब का जोड़ मिलाकर कितनी मिलेगी? 1.5 लाख की, और वो भी तब मिलेगी जब मैं 115 बीएससी ऑप्ट नहीं करूंगा। 115 बीएससी में तो एक ही नहीं मिलती, खत्म बात। लो सर आगे आ जाओ, फिर एटीसी हो गया, एग्जाम्पल दे रखा हो, कर लेना घर पे आराम से बैठकर। अब सर मेन सेक्शन चालू होता है एटीसीसीडी। एटीसीसीडी एटीसीसीडी वो सब तो 1.5 लाख की लिमिट के अंदर है, उसमें भारी नहीं है। सुनो, गवर्नमेंट का पता है मैक्सिमम जो एक्सपेंस लगता है वो कहाँ लगता है? बहुत बड़ा एक्सपेंस लगता है पेंशन देने में। पेंशन क्या होती है? एम्प्लॉय रिटायर हो गया, एम्प्लॉय रिटायर हो गया और रिटायर होने के बाद भी सरकार उसको जब तक वो जिंदा रहता है तब तक उसको पेंशन देती है, फिर वो मर जाता है तो उसकी फैमिली को पेंशन देती है। तो मतलब एक बार अगर एक एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाता है तो ही इज लाइक ए जवाई जिसकी सेवा जिंदगी भर होती है। तो इसका गवर्नमेंट पे कितना बोझ पड़ रहा था, आप सोच के देखो, इतना बोझ पड़ रहा था जिसकी हद नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इसका इलाज निकाला। गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक नई स्कीम चलाई। मैं एक बार नाम बोलूं कि स्कीम का, अटल पेंशन योजना। क्या नाम रखा? अटल पेंशन योजना। इस स्कीम के तहत उनको क्या बोला गया कि जैसे हम आपका पीएफ काटते हैं ना, वैसे ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का एक एनपीएस काटेगा। पीएफ नहीं काटेगा, पीएफ काटना बंद कर देगा, और क्या काटेगा? एनपीएस काटेगा। जो एम्प्लॉय का एनपीएस काटेगा उतना ही पैसा एम्प्लॉयर अपनी जेब से मिलाएगा, अपनी जेब से मिलाएगा, और वो एक फंड में जमा करा देगा। और फिर जब वो रिटायरमेंट होगा, रिटायरमेंट के बाद नहीं, रिटायरमेंट के वक्त नहीं, रिटायरमेंट के वक्त जो उसको पेंशन दी जाती है ना, वो फिर उसको गवर्नमेंट नहीं देगी, वो डिपार्टमेंट नहीं देगा, जो फंड बना है ना वो पेंशन देगा। अब इससे क्या हुआ कि यहां पर एम्प्लॉय के लिए तो काम हो गया, अभी इसको तो पेंशन मिल रही है, लेकिन एम्प्लॉयर की ये शांति हो गई उसको जिंदगी भर पेंशन नहीं देनी, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा पेंशन कटता रहेगा, अभी थोड़ा थोड़ा क्या कटता रहेगा, थोड़ी बहुत अमाउंट कटती रहेगी, और थोड़ी अमाउंट कटती रहेगी तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको, ठीक है। वहां उनकी दिक्कत नहीं आएगी। आप समझने की कोशिश करना मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। उनको दिक्कत क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अरे भी गवर्नमेंट को तो क्या चाहिए, उसके सेविंग। एम्प्लॉय की दिक्कत नहीं आ रही, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, कौन सी? पेंशन स्कीम। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसके अंदर क्या होता है, एम्प्लॉय का एक अमाउंट काटा जाता है, और सेम अमाउंट क्या होता है, एम्प्लॉयर अपनी जेब से मिलाता है, और वो पैसा अलग फंड में डिपॉजिट करवा देता है। उस पेंशन फंड में जो पैसा एम्प्लॉय का काटा जाता है और जो एम्प्लॉयर जमा करा रहा है, उसकी हमें अलग से छूट मिलती है 80cc-D के अंदर। वापिस सुनो मैंने क्या बात करी। एक पर्सन जो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर कोई भी है, ठीक है, उसका एक अमाउंट एम्प्लॉय का काटा जाता है, उतना ही पैसा एम्प्लॉयर अपना मिलाता है और एक पेंशन फंड में पैसा जमा करा देते हैं। उस पैसे की हमें 80cc-D के अंदर छूट मिलती है। कितनी मिलती है वो हम डिस्कस करेंगे। अब मेन चीज क्या हुई कि जब ये प्रोविजन बना तो जो बंदे जॉब नहीं करते, जो बंदे नौकरी नहीं करते, वो क्या बोले, साहब हम भी तो बूढ़े होंगे, ऐसे थोड़ी बूढ़े खाली एम्प्लॉय होते हैं, हम भी तो बूढ़े होते हैं, तो हमको भी तो पेंशन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बेटा ये बहुत अच्छी स्कीम है, हर बंदे को पेंशन स्कीम में पैसे जमा करवाने चाहिए। अब वो पेंशन स्कीम में पैसे जमा कराएंगे तो उनको भी फिर क्या होगा, 60 साल के बाद पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सर यहां पर चाहे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों जमा कराएं, या फिर जो बंदा बिजनेस करता है वो पैसा जमा कराए पेंशन फंड में, सबको 80cc-D की छूट मिलेगी। सर कैसे मिलेगी वही हमें डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करें, चलो जी स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसको। डिडक्शन 80cc-D इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम नोटिफाई बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है जी। अब देखो 80cc-D को 3 भाग में बांटा गया है, 80cc-D1, 80cc-D1B और 80cc-D सबसेक्शन 2, ठीक है। पहला 80cc-D1 के लिए क्या बोला गया है कि कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जब बेसिक सैलरी में से काटा जाएगा ना, चाहे एम्प्लॉय सेंट्रल हो या अदर हो, तो कितने रुपए की डिडक्शन मिलेगी, 10% ऑफ सैलरी।
अब एक चीज समझना मैं क्या बोलने वाला हूं कि सर सैलरी के 10% की डिडक्शन मिलेगी, एम्प्लॉय का मान लो 15% काट लिया तो भी कितनी डिडक्शन मिलेगी, कितनी मिलेगी, 10% ऑफ सैलरी की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सर आगे। मान लो जो बंदा जॉब नहीं कर रहा, कंट्रीब्यूशन बाय अदर देन एम्प्लॉय होगा, तो उस केस में कितना डिडक्शन मिलेगी, 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम। 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम का बेनिफिट अवेलेबल हो जाएगा। कितना अवेलेबल हो जाएगा, 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम अवेलेबल हो जाएगा। सर इसका मतलब क्या हुआ, सुनना आराम से। 80CC-D1 में अगर एम्प्लॉय का पेंशन फंड में पैसा काट के जमा कराया जाता है तो कितना बेनिफिट मिलेगा, 10% ऑफ सैलरी, मतलब इतने रुपए से आपको 80CC-D1 में बेनिफिट अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर बंदा जो बिजनेसमैन है उसका तो एम्प्लॉय है ही नहीं, तो वो खुद कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो उस केस में कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम, इतना वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, एक समस्या हो गई बेटा, चलो छोड़ो बात की बात करते हैं। 80CC-D2 क्या होता है, जितना पैसा एम्प्लॉय जमा कराएगा उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी जमा कराएगा। पहली बात, मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरा पैसा एम्प्लॉयर काट लेगा, जमा करा देगा, और एम्प्लॉयर अपनी जेब से भी जमा कराएगा। एम्प्लॉयर जो अपनी जेब से जमा करा रहा है वो रिटायरमेंट के वक्त किसको मिलेगा, एम्प्लॉय को तो मिलेगा, किसको मिलेगा, एम्प्लॉय को तो मिलेगा। तो बेटा अब ये चीज समझो, जो एम्प्लॉयर अपनी जेब से जमा करा रहा है, जो एम्प्लॉयर जमा करा रहा है वो पहले तो एम्प्लॉय की इनकम मानी जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी, और फिर इसको डिडक्शन मिल जाएगी कहां पर, 80CC-D सबसेक्शन 2 में। मतलब 80CC-D1 किसके लिए है, एम्प्लॉय के लिए, और 80CC-D2 किसके लिए है, एम्प्लॉयर के लिए। फिर समझो मैं क्या बोल रहा हूं भाई, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है, भाई एक पेंशन स्कीम है, उस पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय को बोला जाता है भी हम आपकी सैलरी में से एक हिस्सा काटेंगे, काट लो, जो काटा वो जमा करा दिया, वो जो काटा उसकी 80CC-D1 में बेनिफिट मिलेगा, मतलब 80CC-D1 में उसका हमें डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा, और उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी जमा कराएगा। तो जो एम्प्लॉयर जमा कराएगा वो पहले तो उसकी क्या कहलाएगी, इनकम कहलाएगी, और फिर उसका हमें क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा 80CC-D सबसेक्शन 2 में। ठीक है, कितना डिडक्शन मिल जाएगा, तो यहां पर साहब लिस्ट अलग अलग है साहब। अगर बंदा क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, CG एम्प्लॉई है, तो उस केस में कितना मिलेगा, डिडक्शन 14% ऑफ सैलरी मिल जाएगा। अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट है तो कितना मिलेगा, 10% ऑफ सैलरी मिलेगा। बात समझ में आई, चलो एक बात समझ में आई सर, 80CC-D1 भी हम डिस्कस करेंगे 1 मिनट के बाद। अब चलते हैं कुछ ऊपर, आओ एक नोट लिखा हुआ देखना, पढ़ना इसको, नोट क्या लिखा हुआ है, हाँ जी क्या लिखा हुआ है देखो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC-E इज अवेलेबल अप टू 1.5 लाख। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, 80CC-D2 में 1.5 लाख की डिडक्शन अदर देन 80CC-D। हाँ बेटा 80CC-D2 अलग है बेटा, अलग है प्रीति, अलग है, एकदम अलग है, ठीक है ना। अब सुन मेरी बात, एकदम अलग है बेटा, वही मैं बोल रहा हूं। देखो अब इसमें क्या लिखा, 80CC इंक्लूड 80CC-E और 80CC-D1। यहाँ 2 नहीं है बेटा, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है। आप समझो मैं क्या बोलने वाला हूं, मतलब इन तीनों का जोड़ मिलाकर 1.5 लाख है। और बेटा ये बहुत बड़ी बदमाशी कर दी डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स वालों ने। सर इनकम टैक्स वालों ने क्या बोला, एक बंदे ने LIC कराई, मान लो LIC कितने रुपए की कराई, 70,000 रुपए की कराई, ठीक है। उसका 10% ऑफ सैलरी कटा, पूरे साल का 10% ऑफ सैलरी कटा, मान लो कितना कटा उसका, 1,20,000 कटा। तो 80C में लिमिट 1.5 लाख दे रखी है, 80CC-D1 में भी लिमिट कितनी दे रखी है, 1.5 लाख दे रखी है, लेकिन दोनों के मिला के लिमिट कितनी दे दी इन्होंने, 1.5 लाख दे दी। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सर यहां पर हमारा बेनिफिट होने को तो 1,90 होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, सब्जेक्ट टू कितना है, 1.5 लाख है। मतलब यहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बदमाशी कर दी, आपको एकदम से पागल बना दिया उन्होंने बोला कि आप पेंशन स्कीम में पैसे जमा कराओ, हम आपको 2 फायदे देंगे, एक तो पेंशन स्कीम में पैसे जमा हो गया, दूसरा क्या, आपको हम डिडक्शन देंगे। तो क्या सिर्फ डिडक्शन दोगे, आपने 80CC-D1 में माना कि 10% ऑफ सैलरी डिडक्शन दे रहे हो, लेकिन उस पर आपने लिमिट कितनी लगा दी, 1.5 लाख लगा दी, और ये 1.5 लाख लिमिट 80C प्लस 80CC-D1 मिलाकर है, दोनों मिलाकर है।
बात समझ में है मैंने क्या बोला? बेटा ये तो शांति है कि इन्होंने 80cc/d सबसेक्शन 2 पे लिमिट नहीं लगाई, इस पे इन्होंने लिमिट नहीं लगाई। बात समझ में आई सर मैंने क्या बोला? इस पे इन्होंने ये लिमिट नहीं लगाई। अब सुनो सर, आनंद लेना चीज का मैं क्या बोलने वाला हूं। मतलब 80cc/d2 का बेनिफिट आपको अदर देन 1.5 लाख है। बेटा देख प्रीति, ये लिखा हुआ भी है 80cc/e में खाली 80c और 80cc/d1 आता है, न कि 80cc/d2 आता है। मतलब ये तो मिलेगी ही, चाहे कुछ भी हो जाओ, यहां आप अपने पेच नहीं लड़ा सकते। बोलो समझ में आई क्या? चलो अब सर, इतनी बदमाशी हो गई, इतनी मैंने मेहनत से बोला, तो कोई कारण से बोला, मतलब ये बात सरकार तक पहुंची, तो सरकार ने एक सेक्शन और बना दिया सर 80cc/d सबसेक्शन 1b। ये क्या बोला कि भाई 80cc/d1 जो है वो 80cc/e की लिमिट में आता है, ठीक है, 80cc/e की लिमिट में आता है सर। 80cc/d1 80cc/e की लिमिट में आता है, मतलब इन तीनों का जोड़ कितना है? 1.5 लाख है, ठीक है। ये बात गवर्नमेंट तक लोगों की पहुंची। गवर्नमेंट ने बोला हम तो लिमिट 1.5 लाख दे रहे हैं, लोग बोले पागल बना रखा है क्या, कोई मत दो इससे अच्छा, तो हम तो LIC करा तो रहे थे। तब उन्होंने सेक्शन बनाया 80cc/d सबसेक्शन 1b। तो उन्होंने क्या बोला, हम एक्स्ट्रा 50,000 का बेनिफिट अवेलेबल करा देंगे आपको, एक्स्ट्रा 50,000 का बेनिफिट अवेलेबल करा देंगे। और ये 50,000 का बेनिफिट क्या है? अदर देन 1.5 लाख है। मतलब आप 80cc/d1 में एक्स्ट्रा कितना बेनिफिट ले सकते हो? 1.5 लाख का बेनिफिट अवेलेबल करवा सकते हो। क्या बोला मैंने? वो ये 50,000 की लिमिट अलग से है, अदर देन 80cc/d सबसेक्शन 1, मतलब 1.5 लाख के अलावा 50,000 का बेनिफिट अवेलेबल कर सकते हो। हम्म पहले कौन सी लेवे तो आपकी इच्छा वो लो, जहां आपको बेनिफिट मिले वो लो, कोई दिक्कत नहीं। वो अगर वहां 1.5 लाख पड़े हैं लिमिट, आपने LIC कराई नहीं रखी, आपने कोई FD कराई नहीं रखी, आपके बच्चे हैं ही नहीं, तो फिर आप 80C में ले लो, एक ही बात है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। अब एक बहुत ही शानदार बात बताऊंगा, आप समझना आराम से मैं क्या बोलने वाला हूं। इसमें लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है, कहानी सुनना, इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर अगला 115 BAC ऑप्ट करता है, अगर अगला सेक्शन 115C BAC ऑप्ट करता है, अगर अगला सेक्शन 115 BAC ऑप्ट करता है, तब तो इतनी मेहनत मैंने जो बोला वो काम का ही नहीं। क्यों? कि उस केस में आपको 80C to 80U नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने बोला था सब्जेक्ट टू 80cc/d2 मिलेगा, चाहे आप क्या लो 115 BAC में भी मिलेगा, मतलब ये तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी आप कर लो, ये मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मतलब ये इकलौता एक्सेप्शन हो गया जिसके अंदर आपको 80cc/d सबसेक्शन 2 का इकलौता एक्सेप्शन हो गया, जो आपका 115 BAC में मिलेगा। वैसे 80C to 80U में कुछ नहीं मिलता, लेकिन 80cc/d सबसेक्शन 2 आपको 115 BAC में भी मिलेगा। बोलो समझ में आई कि बात? चल एकदम समझ में आई। अब चलते हैं नीचे थोड़ा सा, आओ। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड एनी अदर एम्प्लॉय contributed नेशनल पेंशन स्कीम नॉर्मली इक्वल अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर। जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उतना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। ए पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर में आल्सो कंट्रीब्यूट इन नेशनल पेंशन स्कीम, दैट इज अटल पेंशन योजना, जो मैं खुद जमा करा सकता हूँ, तो मेरे को 80cc/d1 में बेनिफिट मिलता है और 80cc/d1b में बेनिफिट अवेलेबल हो सकता है। मुझे 80cc/d सबसेक्शन 2 में बेनिफिट नहीं मिल सकता, क्योंकि वो खाली उसी को मिलता है जिसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, और मैं खुद बिजनेसमैन हूं तो मेरा कोई एम्प्लॉयर नहीं होगा। अमाउंट कंट्रीब्यूट बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम इट्स ओन पॉकेट इज द इनकम ऑफ एम्प्लॉय। हाँ, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो पहले एम्प्लॉय की इनकम होगी, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगी और फिर उसको 80cc/d में छूट मिलेगी। बता चुका हूं मैं आपको। यहाँ सैलरी का मतलब क्या है भैया? सैलरी का मतलब इतना ही खाली, क्या? बेसिक सैलरी प्लस DA, और DA भी कौन सा? रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। ठीक है जी, एक नई आफत और आ गई।
डिडक्शन ऑफ 80 सेक्शन 80 CCD1B इज अदर देन 80 CCD1, ये अदर देन है, ठीक है। और SSC 80 CCD1 और 80 CCD2 में से पहले कोई भी ले सकता है, कोई भी क्लेम कर सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट रिसीव अंडर सेक्शन 80 CCD एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, बट मतलब जब हमें पैसा मिलेगा ये पूरा पैसा, या फिर जो पूरा पैसा, थोड़ा सा पैसा मुझे रिटायरमेंट के वक्त मिलता है, जैसे पीएफ में भी क्या पता है क्या होता है, थोड़ा सा पैसा रिटायरमेंट के वक्त मिलता है और थोड़ा पैसा बाद में मिलता है, तो ऐसे ही 80 CCD का पैसा रिटायरमेंट के वक्त मिलेगा या बाद में मिलेगा, तो वो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। लेकिन क्या लिख रखा है, बट इफ एनपीएस इज क्लोज बिफोर कंप्लीशन ऑफ ईयर, completion of 5 years, then taxable but it does not exceed 60% of total amount payable, then ये मैं बता देता हूँ, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आपने पैसा निकाल लिया तो आपने कि 60% तक पैसा निकाला ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं पूरा पैसा निकाल लिया तो वो जिस भी साल में निकालोगे उस साल में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इफ अमाउंट विड्रॉल ड्यूरिंग द पेंशन स्कीम देन इट इज टैक्सेबल बट इट डज नॉट एक्सीड 25% देन एग्जम्प्ट, अगर 25% तक निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बकवास पॉइंट है। काम का पॉइंट है, नोट नंबर 6। इफ एसएससी ऑप्ट 115 बीएससी देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD1 80 CCD1B इज नॉट अवेलेबल बट 80 CCD सबसेक्शन 2 इज अवेलेबल। ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बोलो समझ में आई क्या कहानी? सबसे खतरनाक सेक्शन था भाई। आ गया। अब अगला सेक्शन है, ये है अमेंडमेंट। ये मोदी जी का दिया हुआ अमेंडमेंट है, मोदी जी का। सर मोदी जी ने क्या अमेंडमेंट दे दिया? मोदी जी ने अग्निपथ स्कीम लागू करवाई। जय जवान जय किसान 4 साल सेना में रखो, फिर पसंद आए तो रखेंगे, नहीं घर जाओ। ठीक है, अच्छी बात है। तो बेटा जिस वक्त एम्प्लॉय रिटायर होता है 4 साल बाद, उसको जब भी विड्रॉल किया जाएगा तो उस वक्त उसकी समस्या क्या आएगी, वो जाके करे क्या? तो गवर्नमेंट चाहती है कि जब भी वो सेना छोड़े, अग्निपथ स्कीम के अंदर जिस बंदे को लिया गया है, जिस वक्त भी वो सेना छोड़े उस वक्त उसके पास एक अमाउंट होनी चाहिए ताकि वो अपना नॉर्मल बिजनेस कर सके। वो क्या कर सके, अपना नॉर्मल बिजनेस कर सके। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जितनी उसकी सैलरी होगी उसका उसे कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? 30% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सर ये कंट्रीब्यूट करना जरूरी है क्या? हाँ सर एकदम जरूरी है। भाई मैं तेरे को सैलरी दूंगा, तेरा सैलरी में से 30% काट के दूंगा, तो कंट्रीब्यूट करना मजबूरी हो गई तेरी। ठीक है, तो साहब मैंने क्या किया, तेरी जो भी सैलरी थी उसमें 30% काटा और तेरे को दे दिया। ठीक है, उतना ही पैसा एम्प्लॉयर अपनी जेब से जमा कराता है। बात समझ में आ गई? तो ये अग्निपथ स्कीम के अंदर होता है। अब इसमें से आपको मिलती है डिडक्शन 80 CCH की। किसकी मिलती है? 80 CCH की। 80 CCH क्या बोलता है साहब? 80 CCH ये बोलता है कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी छूट मिलेगी हमें 80 CCH सबसेक्शन 1 में, और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी भी हमें डिडक्शन मिलेगी 80 CCH सबसेक्शन 2 में। पहली बात तो ये कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा वो पहले तो एम्प्लॉय की क्या मानी जाएगी, इनकम मानी जाएगी, और फिर वो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो सर यहां भी वही बात है जो 80 CCD1 और 80 CCD2 के साथ थी। 80 CCD1 एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था और 80 CCD2 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था। 80 CCD1 का बेनिफिट नहीं मिलता अगर 115 BAC ऑप्ट करूंगा, लेकिन 80 CCD2 का बेनिफिट मिल रहा था चाहे 115 BAC ऑप्ट करूं। तो आई थिंक सेम कहानी यहां पर है कि अगर मैं 80 CCD1 की बात करूं, 80 CCH1 की बात करूं, तो आपको 115 BAC का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 115 BAC ऑप्ट करोगे तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन 80 CCH सबसेक्शन 2 का बेनिफिट आपको मिलेगा चाहे आप 115 BAC ऑप्ट करो या नहीं करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, चलो अगला क्या है? अगली स्कीम है मेडिकल प्रीमियम 80D। तो ये तो मैं आपको कहानी बता देता हूँ पूरी पूरी। कुछ पूछना हो यहाँ तक पूछो, फिर आगे बात करते हैं।
करें स्टार्ट? चलो जी। सर मेडिकल प्रीमियम जमा कराते हैं सर, एकदम जमा कराते हैं। तो जो मेडिकल प्रीमियम जमा कराया जाएगा, जो मेडिकल प्रीमियम जमा कराया जाएगा, उस मेडिकल प्रीमियम की भी हमें बेनिफिट मिलता है 80D के अंदर। पहली बात, कितना मिलता है? तो सर यहां पर मेडिकल प्रीमियम को दो भाग में बांटा गया है। इसमें मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे की कैटेगरी अलग है और मेरे पेरेंट्स की कैटेगरी अलग है। मैं बात करता हूं मैं, मेरी वाइफ की और मेरे बच्चों की। तो साहब इसमें किसको लिया गया है? मेरे को, मेरी वाइफ को और मेरे डिपेंडेंट बच्चों को। किसको? डिपेंडेंट बच्चों को। तो प्लीज अंडरलाइन कर लेना, डिपेंडेंट बच्चों को। ठीक है जी, डिपेंडेंट बच्चों को। अब बात ये आती है सर कितना बेनिफिट मिलेगा। अब बात आती है कितना बेनिफिट मिलेगा। तो सर सुनो कान खोल के, आपको बेनिफिट मिलेगा जितना आप प्रीमियम जमा कराओगे, लेकिन प्रीमियम जमा कराने की भी एक लिमिट होनी चाहिए। तो इन्होंने लिमिट क्या दी है? इन्होंने बोला कि जिसका भी आप प्रीमियम जमा करा रहे हो, खुद का, वाइफ का या बच्चों का, अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो आप मैक्सिमम कितना प्रीमियम जमा करा सकते हो? बता। 25,000 रुपए जमा करा सकते हो। कितना जमा करा सकते हो? 25,000 जमा करवा सकते हो। लेकिन अगर आपकी, आपके वाइफ की, आपके बच्चों की, जिसका प्रीमियम जमा करा रहे हो, उसकी एज 60 साल से ऊपर है, तो आप कितना प्रीमियम जमा करा सकते हो? 50,000 रुपए जमा करवा सकते हो। ठीक है, ये मेडिकल प्रीमियम जमा करा सकते हो। अब बात ही आती है सर छोटा मोटा खर्चा भी तो लगता रहता है। तो बेटा हम छोटा मोटा खर्चा जो करते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर। किस पर सर? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर। तो उसका हमें बेनिफिट मिलता है 5,000 रुपए का। ठीक है सर, ये हम अदर देन ये मिलता है प्रीमियम के अलावा, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस है। हम बात करें, जैसे मेरी एज 60 साल से कम है, 60 ईयर से कम है, मैंने क्या जमा कराया? मैंने प्रीमियम जमा कराया। कितना? मैंने प्रीमियम जमा कराया। कितना? मैंने प्रीमियम जमा कराया। कितना? तो सुनो, मैंने प्रीमियम जमा कराया 25,000 और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की छूट कितनी मिलती है? 5,000 की। तो मैंने 5,000 जमा करा दिया। तो मुझे 80D में टोटल डिडक्शन कितनी मिलेगी? 25,000 प्लस 5,000, टोटल कितना हो गया? 25,000 प्लस 5,000, टोटल होता है 25,000। मतलब सर 25,000 की लिमिट मैक्सिमम लिमिट है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को मिलाकर। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को मिलाकर कितनी है? 25,000 मैक्सिमम लिमिट है, ये कम लिमिट नहीं है। बात समझ में आई सर मैंने क्या बोला? सर मैंने ये बोला कि प्रिवेंटिव 5,000 जमा करा सकते हो, बट 5,000 मिलाकर 25,000 ही हो सकते हैं, और अगर एज 60 साल या उससे ऊपर है तो 50,000 हो सकते हैं। सेम डिडक्शन मिलेगी पेरेंट्स के लिए। सेम डिडक्शन मिलेगी पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स अगर एज 60 साल से लेस है तो 25,000 की, और अगर पेरेंट्स की एज 60 ईयर से ऊपर है तो 60 ईयर या उससे ऊपर है तो कितनी छूट मिलेगी आपको? 50,000 की छूट मिल जाएगी। सर बात समझ में आई? सर एकदम समझ में आई। अब सुनो आगे की कहानी। अब सुनो आगे की कहानी। सर मैंने मेरे पेरेंट्स का जमा कराया 50,000 और मैंने मेरा भी जमा कराया 50,000। ठीक है, दोनों की ये 60 साल से ऊपर है, तो क्या बेनिफिट 1 लाख का मिलेगा? आंसर आएगा हाँ। ये दोनों लिमिट अलग अलग है। पेरेंट्स की 50,000 की लिमिट अलग है और मेरे बच्चों की लिमिट अलग है। दोनों लिमिटें क्या है? एकदम अलग अलग है। वो मिक्स आपको नहीं करनी है, वो आपको मिक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। बात समझ में आई सर? एकदम समझ में आई। अब सुनो सर आगे की कहानी। सर एक समस्या हो जाती है आजकल। अच्छा, समस्या क्या है कि अगर मैं 60 साल से ऊपर बंदे का बोलूं भाई मेडिकल प्रीमियम जमा करा दो, तो कोई 60 साल से ऊपर का मेडिकल प्रीमियम लेने को तैयार ही नहीं होगी कोई कंपनी। पता चला कि आपने आज तो मेडिकल प्रीमियम जमा कराया 2,000 रुपए, 20,000 रुपए, और 2.5 लाख 20 लाख रुपए का इन्होंने ट्रीटमेंट कर लिया। क्योंकि 60 ईयर के बाद क्या बिमारियां खूब सारी आती है, डिजीज खूब सारी आती हैं, तो 60 साल से ऊपर वाले बंदे का हो सकता है मेडिकल प्रीमियम जमा ना हो, उसका मेडिकल इंश्योरेंस ना हो। तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली, अगर आप अपने पेरेंट्स का या 60 साल से ऊपर बंदे का अगर आप खर्चा करते हो और आपने उसका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ, तो आप 50,000 रुपए का बेनिफिट वो भी ले सकते हो, वो भी क्लेम कर सकते हो।
सर एक बार पढ़ लें इसको, क्या लिखा हुआ है। एक बात और, पहले ये सुविधा नहीं थी, 5-7 साल से गवर्नमेंट जो इंश्योरेंस कंपनी है उनमें कंपटीशन बढ़ गया, तो आजकल इंश्योरेंस कंपनी है क्या लमसम इंश्योरेंस भी करने लग गई। लमसम क्या होता है, पहले 1 साल का इंश्योरेंस होता था, अब उन्होंने बोला भी आप 1,50,000 रुपये दे दो, 1,50,000 दे दो, हम 3 साल का इंश्योरेंस कर देंगे। तो उस केस में आपको इस साल छूट कितनी मिलेगी, अब आपको हर साल 50,000 50,000 50,000 की मिलेगी। आपने 90,000 जमा कराया, हर साल का कितना हुआ 3 साल का 30,000 30,000 30,000, तो पूरा 90,000 इस साल क्लेम नहीं करोगे आप, हर साल कितना करोगे 30 30 और 30 क्लेम करोगे। हाँ ये सब मिलाकर ये दो कैटेगरी हुई, इसकी लिमिट अलग है और इसकी लिमिट अलग है। ठीक है जी सर, एकदम समझ में आया सर, एकदम समझ में आया। क्या लिखा हुआ है सुनो कहानी। अगर एज कितनी है 60 ईयर से ज़्यादा है तो 60 ईयर से ज़्यादा है तो 50,000 का मिलेगा, कम है तो 25 का मिलेगा। ठीक है, और यही पेरेंट्स के साथ है सेम का सेम। देखो नीचे डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखा हुआ है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मिलाकर मैक्सिमम 5,000 हो सकता है। अच्छा एक बात और, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पेरेंट्स का और उनका मिलाकर भी टोटल कितना हो सकता है 5,000 ही हो सकता है। Eligible SSC कौन है, दिस डिडक्शन इज अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड चीफ वेदर रेजिडेंट और नॉट, बट इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट मैक्सिमम डिडक्शन 20। हाँ ये देखो, ये थोड़ा सा पॉइंट खतरनाक है। जैसे हम 80C पढ़ रहे थे तो वहां रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों लिख दिए थे, यहाँ पर जो मैंने ऊपर लिमिट पढ़ी ना वो केवल किसके लिए है, रेजिडेंट के लिए। सर तो नॉन रेजिडेंट के लिए क्या है, नॉन रेजिडेंट के लिए एक इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि इनको भी बेनिफिट दे रहे हैं, 80D का बेनिफिट नॉन रेजिडेंट को भी मिलेगा, 80D का बेनिफिट नॉन रेजिडेंट को भी मिलेगा, लेकिन उसकी लिमिट मैक्सिमम अपर लिमिट कितनी रहेगी 25,000 ही रहेगी, चाहे एज कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेडिकल प्रीमियम किस फॉर्म में जमा कराओगे, सर मेडिकल प्रीमियम किसी भी फॉर्म में जमा कराओ अदर देन कैश। हाँ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप कैश में जमा करा सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स कैसे भी चलेंगे, चिल्ड्रन डिपेंडेंट होने चाहिए। अच्छा HUF भी जमा करा सकता है क्या, हाँ सर HUF भी अपने फैमिली मेंबर का जमा करा सकता है, लेकिन HUF जिस मेंबर का जमा करा रहा है उसकी एज अगर 60 साल से लेस है तो 25 का मिलेगा, या 50 का भी मिल सकता है कि 60 साल से ऊपर है तो। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 पढ़ेंगे, क्या लिख रखा है देखो, इस specific scheme of senior citizen is also available in which if senior citizen are not covered under health scheme or assessee incurred medical expense then also assessee is eligible to claim deduction up to 50,000। अगर उसका हेल्थ स्कीम नहीं है उसमें हमने खर्चा किया है तो हम 50,000 का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन ये किसके लिए है, जो 60 साल या उससे ऊपर हो, 60 ईयर वाले को सीनियर बोला जाता है। दूसरी बात उसका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, भाई मेडिकल इंश्योरेंस होगा तो वैसे बेनिफिट ले चुका, तो इसका बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। Deduction of medical premium when paid is in lump sum. In this case, deduction is available on proportionate basis. लो जी एग्जांपल्स कर रखे हैं, ये आप कर लेना, ये मैं नहीं कराऊंगा। लो साहब ये आपकी डिडक्शन हो गई। सर अगली डिडक्शन क्या है 80DD। अब तो सर छोटी छोटी डिडक्शन है 2-3, वो फटाफट कर लेते हैं फिर आगे मेन सेक्शंस में आएंगे। आओ जी 80DD क्या है। आप कोई डिसेबल बंदे को रख रहे हो अपने पास, सर डिसेबल क्या होता है, पहली बात तो ये किसी के हाथ नहीं हो, किसी के पैर नहीं हो, कोई आंख, किसी की आंख नहीं हो या आंख है, क्या है आंख है तो उससे कम दिखता हो, जैसे मेरे मामा जी हैं उनको उनकी आंखें हैं वो तो उनको इतना कम दिखता है मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो वो सब किस में आते हैं, इस डिसेबल में आते हैं। अब अगर मैं किसी डिसेबल रिलेटिव को अपने साथ रखता हूं, रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन आएगा हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं डिसेबल को अपने साथ रखता हूं तो गवर्नमेंट हमारे साथ सहानुभूति दिखाती है, क्या दिखाती है, सहानुभूति दिखाती है। सहानुभूति दिखाती है बोलती है कि साहब अगर आप अपने डिसेबल को रखते हो तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे। अब एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दिया जाएगा, आप चाहे उस पर खर्चा करो कि नहीं करो। तो डिसेबल भी 2 तरह का होता है, एक तो 80% से ऊपर डिसेबल, एक नॉर्मल डिसेबल। ठीक है, जैसे मैंने चश्मा लगा रखा है तो क्या मैं डिसेबल में आता हूं क्या, नहीं। डिसेबिलिटी कौन डिफाइन करता है, इसका गवर्नमेंट जो मेडिकल ऑफिस होता है वहां से एक सर्टिफिकेट क्रिएट होता है कि आप डिसेबल हो कि नहीं हो, कितना % डिसेबल हो। तो आप जनरल डिसेबल हो तो उस केस में आपको फिक्स डिडक्शन मिलेगी 75,000 की, और अगर आप स्पेशल डिसेबल मतलब जो 80% या मोर हो तो उस केस में आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी 1,25,000 की। और ये डिजीज ये बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, अब आप चाहे
आप चाहे उसके लिए कोई एक्सपेंस करो या नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक बंदा है जो स्पेसिफिक डिसेबल है। देखो, डिसेबल और डिजीज दोनों अलग अलग चीज है। डिजीज के लिए 80 बी है, डिजीज के लिए 80 बी है। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? 80 इसमें डिसेबल पर्सन है, तो डिसेबल पर्सन के केस में आपको बेनिफिट मिलेगा, डिसेबल के केस में आपको बेनिफिट मिलेगा 75,000 का या 1,25,000 का। कितना बेनिफिट मिलेगा? 75,000 का या फिर 1,25,000 का। क्लियर है सर? ये बेनिफिट किसको मिलेगा? सर जो बंदा अपने पास रिलेटिव को रखेगा। ठीक है जी, चलो आपने खर्चा किया हो कि नहीं किया हो, इसमें काम की बात है, अंडरलाइन कर लो। रेजिडेंट किसको मिलेगा? खाली रेजिडेंट को मिलेगा। अब डिपेंडेंट में कौन कौन आता है सर? डिपेंडेंट में देखो मोस्टली तो जो मेरे खुद के रिलेटिव्स हैं, मैं खुद हूँ स्पाउस, स्पाउस के अलावा पेरेंट्स, पेरेंट्स के अलावा ब्रदर सिस्टर। ठीक है, हाँ मतलब ब्रदर सिस्टर पेरेंट चिल्ड्रन। ठीक है, लेकिन ये डिपेंडेंट होने चाहिए। अब सर इंडिपेंडेंट हो तो क्या दिक्कत है? अरे जब इंडिपेंडेंट होंगे तो ये खुद अपने क्लेम कर लेंगे। भाई मैं क्यों क्लेम कर रहा हूं? क्यों मैं किसी को रख रहा हूं? अगर वो खुद इंडिपेंडेंट है, वो खुद कमाता है, खुद दमाता है, तो फिर खुद क्लेम करेगा ना टीडीडी। वो मेरे को क्लेम कैसे करने देगा? आओ चले आगे चलते हैं। अगला है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डी बी। 80 डी बी, 80 डी बी क्या बोलता है सर? 80 डी बी बोलता है डिजीज का। अगर आपको या आपके कोई रिलेटिव को स्पेसिफिक डिजीज है, क्या है? डिजीज है, तो उस केस में आप उस डिजीज पे क्या करते हो? एक्सपेंस करते हो। तो अगर आप उस पे एक्सपेंस करते हो तो उस एक्सपेंस का आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा 80 डी बी में। ठीक है सर, कितने रुपए तक का एक्सपेंस अलाउड है? आप तो 1 करोड़ रुपए खर्च कर दोगे, आपका क्या है? आप तो 1 करोड़ खर्च कर दोगे, आपका क्या है? तो हमें फिक्स डिडक्शन पता कितनी मिलती है? हमें डिडक्शन मिलती है 40,000 रुपए की। कितनी मिलती है? 40,000 रुपए की। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है तो 1,00,000 रुपए की। ये आपको याद करने पड़ेंगे। देखो मैं ये समझाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? ये मैं तो करा दूंगा, मेरे 1 घंटा और लगा के पूरा करा दूंगा, लेकिन ये रोज आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आप आज पूरा दिन देकर इस चैप्टर को करना। ये चैप्टर आपके बहुत काम का होता है और एग्जाम में आता ही आता है, चाहे कुछ भी कर लो आप। ठीक है ना? तो मैंने क्या बोला? एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड या मैक्सिमम 40,000। ठीक है, विच एवर इज लोअर का आपको बेनिफिट मिल जाता है। बट अगर मान लो आपने सीनियर सिटीजन तो कितने रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा? 1,00,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। अब मेन चीज क्या हुई कि आपने क्या किया? खर्चा कर दिया 60,000 रुपए का। ठीक है, और सीनियर सिटीजन है तो आपको बेनिफिट कितना मिलेगा? 60,000 और 1,00,000, विच एवर इज लोअर कितना? 60,000। अब 60,000 रुपये आपके लिए क्या हो गए? डिडक्शन हो गई। उसमें से 20,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए या कहीं से और से मिल गए, तो आपके लिए डिडक्शन कितनी मिलेगी? 60 की नहीं मिलेगी, 60,000 माइनस 20,000, 40,000 का बेनिफिट अवेलेबल हो जाएगा। लो जी, अगली तो 1 मिनट की डिडक्शन है 80 ई मतलब एजुकेशन। आपने एजुकेशन लोन लिया, एजुकेशन लोन लिया, एजुकेशन लोन पर आप क्या पे करते हो? हर साल इंटरेस्ट पे करते हो। क्या पे करते हो? इंटरेस्ट पे करते हो। तो एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट पे करोगे उसकी डिडक्शन मिलेगी और उसकी 100% डिडक्शन मिलेगी। एजुकेशन लोन जब से रीपे करना स्टार्ट करोगे उसके केवल 8 साल तक आपको एजुकेशन का इंटरेस्ट का बेनिफिट अवेलेबल होगा। खत्म बात। आओ जी आगे चलते हैं शांति से। सर 80 ई देखो, ये जो मैं सेक्शंस पढ़ा रहा हूँ ना, ये सेक्शंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन आईसीआई ने पता 115 बीएससी लाके बैंड बजा दिया आपकी। 115 बीएससी अगर मैं ऑप्ट करता हूँ ना तो ये पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं है, क्योंकि इन सब का बेनिफिट तभी मिलेगा जब मैं ऑप्ट आउट करता हूँ 115 बीएससी को। अगर 115 बीएससी लूंगा ना तो इनमें से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, खाली 2 ही सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा 80 CCD2 और 80 CCH2, एनपीएस स्कीम का और अग्निवीर स्कीम का। ठीक है, बाकी इन सब का बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट मुझे तो याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम में तो कोई भी स्कीम से पूछ सकता है और मेरे हिसाब से चांसेस हैं कि वो एक क्वेश्चन तो पूछेगा डिफॉल्ट स्कीम का, वो सैलरी से पूछेगा इस बार कंफर्म है, और उसके अलावा पक्की बात है। याद करने जो मिला तो नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि जो पढ़ा हुआ उसके अलावा है। और मुझे लगता है एग्जामिनर पता क्या पूछेगा? एग्जामिनर पूछेगा कि 115 बीएससी के हिसाब से और ऑप्ट आउट हिसाब से कौन सी स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आपको दोनों तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा।
ठीक है जी। चलो अपने चलते हैं इसमें। एक बात बताओ, अगर किसी के पास एसओपी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, उसके लिए उसने लिया लोन, लोन पर वो चुकाएगा इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट के बेनिफिट मिलता है हमें 24B में। कितने रुपए का बेनिफिट मिलता है? 2 लाख का मिलता है। और मान लो किसी का बेचारे का 2.5 लाख रुपए इंटरेस्ट बनता हो, तो किसी का इंटरेस्ट 2,50,000 बनता हो तो उस बेचारे के तो नुकसान हो गया ना। तो उन बंदों के लिए स्कीम आई 80EEA। 80EEA पता है क्या करता है? एडिशनल बेनिफिट देता है, एडिशनल डिडक्शन देता है। किस रेस्पेक्ट में? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेजिडेंशियल हाउस, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेजिडेंशियल हाउस। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती तो पहली कंडीशन देखो, अभी मोदी जी ना 2019 के आसपास उन्होंने भाषण दिया था कि 2022 तक मैं हर बंदे के पास घर पहुंचाऊंगा। तो अब कोई भी जब भाषण दिया जाता है तो उसके साथ ये देखा जाता है कि भाषण मतलब कोई भी वादा किया जाता है तो उसके साथ लोग देखते हैं कि साहब इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था उस वक्त, अपना जब ये वादा दिया था तो उसके तो उन्होंने बोला कि हम इस चीज को प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं लोगों को। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट में आया 80EEA। क्या बोला गया? जो अभी मकान खरीदेगा, अभी मतलब 1/4/19 से 31/3/22 के बीच में, जो अभी मकान खरीदेगा 1/4/19 से लेकर, अरे किसी को डाउट हो ना ऑनलाइन में तो प्लीज मुझे बोल देना यार, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज समझानी हो वापस समझा दूंगा प्लीज, मैं मेरा फुल फ्लैश में चल रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अगर 1/4/19 से 31/3/22 के बीच में कोई भी क्या हो, लोन लिया हो, तो उसी को 80EEA का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, ये करोड़पतियों के लिए नहीं है। तो उन्होंने बोला आप जो मकान खरीदो उसकी स्टैम्प वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 45 लाख की होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और आप कोई और बेनिफिट अवेलेबल नहीं करते हो, नहीं लेते हो। ठीक है, ये 80E पहले था, ये आपको मैंने ऊपर छुड़वा दिया, वो कोई काम का नहीं है, ऐसा ये भी इतना काम का नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे काम का भाई बाय द वे आ जाइए, ठीक है ना। तो उसने 80E का बेनिफिट नहीं लिया। 80E क्या बोलता था? 1/4/19 से पहले खरीदाओ, बढ़वा दो, है ना, छोड़ो। तो अगर आपने 1/4/19 से 31/3/22 के बीच में लोन लिया हो और आपके घर की स्टैम्प वैल्यू कितनी हो, कितनी हो, 45 लाख से कम हो या अप टू 45 लाख हो, तो आपको 80EEA का बेनिफिट अवेलेबल होता है। ठीक है जी, और ये बेनिफिट आपको अवेलेबल होगा होगा ठीक है, लेकिन इसका एक लिमिट है, इसकी लिमिट है 1,50,000 की, और ये बहुत ही शानदार लिमिट है बेटा, बहुत ही शानदार लिमिट है, और ये लिमिट अदर देन 2 लाख है। 2 लाख कहां थी सर? 24B में थी, तो 24B में तो हो ही गई, 24B में तो हो ही गई। उसके अलावा आपको यहां 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इसके लिए मेन चीज क्या है सर? आपको मकान जो खरीदना है वो कितने रुपए का खरीदना है? 45 लाख से कम खरीदना है, तभी ये बेनिफिट अवेलेबल होगा, अदरवाइज ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। बोलो समझ में है कि कहानी? पक्की बात? चलो सर आगे चलते हैं। लो साहब, आजकल जमाना चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का, जो भी चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आई मार्केट में, मोदी जी ने फाइनेंस बजट आया, मोदी जी मतलब सीतारमन जी, अपनी FM मैडम साहिबा, ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदो, हम आपको बेनिफिट ही बेनिफिट देंगे। आप क्या खरीदो? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदो, हम आपको बेनिफिट ही बेनिफिट देंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, लोग इतना ही सुनते हैं, लोगों ने इतना सुना और बोलने लग गया भाई जी मोदी जी ने तो निहाल कर दिया, स्कूटी खरीदो, मौज गए, टैक्स एग्जम्प्ट है, टैक्स एग्जम्प्ट है, टैक्स एग्जम्प्ट है। अरे मूर्खों, बोला क्या गया था? बोला यह गया था कि आप इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदो, लेकिन व्हीकल मतलब कुछ भी खरीदो, गाड़ी स्कूटी, लेकिन वो खरीदो लोन पर, और जो लोन है ना उसका इंटरेस्ट का आपको बेनिफिट मिलेगा 80EB में। अब मेन लफड़ा पता है क्या है? कोई स्कूटी, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी पे लोन ही नहीं देता भाई, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी पे कोई लोन ही सही में नहीं देता, वो व्हीकल वगैरह पे बड़ी गाड़ियों पे मिलता है, अच्छी बात है। तो हम जैसे गरीबों का कहां फायदा हुआ इसमें? अरे हम जैसे गरीबों का फायदा क्या हुआ? लेकिन ठीक है ना, कुछ तो दिया। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदते हो किस पर? लोन पर, तो लोन का जो इंटरेस्ट पे करोगे, इंटरेस्ट इंटरेस्ट उस इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा 80EEB में, और वो इंटरेस्ट का बेनिफिट कितना मिलेगा? 1.5 लाख रुपए का मिलेगा। सर कितने का मिलेगा? 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन आपको छूट मिल सकती है।
आओ सर आगे चलते हैं। हाँ जी सर, बहुत ही शानदार सेक्शन है सर 80G। सर इसमें है अमेंडमेंट, ये लगा लो अमेंडमेंट है। क्या अमेंडमेंट हम बात करते हैं अभी 1 मिनट के बाद। करें सर हिम्मत, अमेंडमेंट क्या है? पहले बात करते हैं क्या। सब आप डोनेशन देते हो ना किसी को भी डोनेशन देते हो तो उसकी भी आपको डिडक्शन मिलती है 80G के अंदर। अब डोनेशन देते हो तो उसकी डिडक्शन मिलती है, उसका मतलब क्या हुआ? अगर आप क्या देते हो डोनेशन तो उसकी डिडक्शन मिलती है आपको 80G में, मतलब उतने रुपए से आपकी इनकम कम हो जाएगी, लेकिन डिडक्शन मिलेगी कितनी? ठीक है, पहली बात तो ये कि आप डोनेशन दो तो ध्यान रखना कैश में मत दो, ऑनलाइन दो। ठीक है सर, कैश में क्यों नहीं दें? क्योंकि कैश में दोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। कैश में खाली कितने रुपए तक दे सकते हो? मात्र 2000 रुपए तक, मात्र 2000 रुपए तक दे सकते हो। ठीक है, चलो अब कितना बेनिफिट मिलेगा उसके लिए सुनो। आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो डोनेशन है उसको इन्होंने 4 भाग में बांटा। पहला ऐसे डोनेशन जो 100% है, 100% है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट है, मतलब ये जो नाम है, कुछ नाम पढ़ाऊंगा मैं, इन नाम के अंदर आपने 1 लाख रुपए डोनेशन दिया तो आंख मिच के 80G में कितना बेनिफिट मिल जाएगा? 1 लाख का मिल जाएगा। दूसरा है 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। क्या है? 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। अब 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब क्या हुआ कि आपने 1 लाख रुपए जमा कराए, किसी को डोनेशन दिया, तो आपको फिक्स कितनी डिडक्शन मिल जाएगी? 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। खत्म बात, इतनी बात है सर। 2 हो गए सर, एकदम समझ में आया। पहला कितना हुआ? 100% विदाउट लिमिट और 50% विदाउट लिमिट, और 50% विदाउट लिमिट वाले में ही अमेंडमेंट है, देख लेंगे। तीसरा है 100% ऑफ डिडक्शन विथ लिमिट, विथ क्वालिफाइंग लिमिट। अब क्वालिफाइंग लिमिट उससे एक वो क्या लगा दी, अपर लिमिट लगा दी। जैसे मान लो मैंने अपर लिमिट लगा दी 1 लाख रुपए की, ठीक है, और आपने जमा कराए 80,000। 1 लाख की लिमिट है, आप कितने जमा कराए? 80,000, तो 80,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन आपने जमा कराए 120, तो कितना बेनिफिट मिलेगा? 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा। कितने का बेनिफिट मिलेगा? 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा, उससे ऊपर बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। ये एक अपर लिमिट हो गई। बोलो समझ में आया? आया सर। नाम मैं पढ़ा दूंगा अभी। और फोर्थ है 50% ऑफ डोनेशन विथ क्वालिफाइंग लिमिट। ठीक है जी, अब सर हम पढ़ते हैं, समझते हैं इसका क्या मतलब हुआ। आओ जी, देखो पहला क्या है? 100% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, 100% विथ क्वालिफाइंग लिमिट और 50% विथ क्वालिफाइंग लिमिट। तो सर हम पहले सेकंड वाला पढ़ते हैं। सर सेकंड वाला क्या है? 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। देखो सर, इसमें पहले 4 नाम थे, इसमें पहले क्या थे? 4 नाम थे। अब उन 4 नाम में से 3 नाम हटा दिए, खाली एक ही बच गया, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। ड्रॉट मतलब अकाल, अकाल में हेल्प करने के लिए एक रिलीफ फंड बनाया, वो सर हटे कौन से? अब मोदी जी पता गांधी परिवार को नेहरू परिवार की बैंड बजा रहे हैं। तो पहले नाम क्या कहते? वो नाम आपको वैसे याद रह जाएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन था अपना? जवाहरलाल नेहरू। पहले ये था, हट गया। दूसरा था, ऐसे जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन बना? सेकंड छोड़ो, जवाहरलाल नेहरू की बेटी का नाम क्या था? इंदिरा गांधी। दूसरा इंदिरा गांधी थी, वो भी हट गई। उसके बेटे का नाम क्या था? राजीव गांधी। राहुल गांधी थे, राहुल गांधी नहीं, राजीव गांधी। ठीक है, ये 3 नाम थे पहले, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। ये तीनों के नाम हटा दिए, हटा ही दिए हर जगह, मतलब इन पे बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो खाली बचा ड्रॉट रिलीफ फंड। ठीक है, थर्ड। अब देखो फर्स्ट वाले में आ जाओ। फर्स्ट वाले में कौन कौन से हैं सर? ये एकदम जेन्यून है सारे के सारे, सुनना क्या लिखे हैं। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड। काम का है 5 का, ये मोदी जी की स्कीम है। कौन सी है स्कीम का नाम? क्लीन गंगा फंड। आप गंगा को सफाई करो, पता नहीं कब होएगी लेकिन हो जाएगी, आस रखते हैं। ठीक है, स्वच्छ भारत कोष, भारत को स्वच्छ करने के लिए मोदी जी जब 2014 में आए थे ना, तो उस वक्त झाड़ू लगाई थी स्वच्छ भारत अभियान के तहत, उस वक्त ये फंड बनाया हुआ है। ठीक है, उसके तो बात आई गई होगी। अगला है पीएम रिलीफ केयर फंड, रिलीफ के लिए। ये 3 हमारे काम के, 5 का, 6 का, 7 का। ठीक है जी, तो इन फंड्स के अंदर हमारे 100% लिमिट मिलेगी, मतलब मैं जितना जमा कराऊंगा उतना, नो अपर लिमिट, नो
अपर लिमिट, कोई अपर लिमिट नहीं है। बात समझ में आई? 50% वाले में अपर लिमिट है। अब तीसरे वाले में आओ, काम की बात। 100% विथ क्वालिफाइंग लिमिट। एक सेकंड, एक सेल लेके आना उस तरफ से। बड़े वाले लेके आया मेरे भाई, बड़े वाले, छोटे वाले नहीं। हाँ जी, सो कहाँ थे हम? एक मिनट। हाँ जी, 100% विथ क्वालिफाइंग लिमिट। 100% विथ क्वालिफाइंग लिमिट, सर ये क्या है? सर इसमें एक अपर लिमिट लगा दी, पहले तो क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब समझना पड़ेगा। सर क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब कितना है? सर क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब क्या है? तो सर यहां पर क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब है कितना है? 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। ये क्या हो गई? अपर लिमिट हो गई। ये क्या हो गई? अपर लिमिट। अब अपर लिमिट हो गई, वो भी समझ में आ गया। मेन इश्यू क्या है सर? मेन इश्यू ये है कि सर अब देखो, हमें एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब क्या है? तो सर एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब समझो पहले तो। अगर मैं, मेरे पास क्या दे रखा है? ग्रोस टोटल इनकम दे रखा, मान लो, ठीक है। ग्रोस टोटल इनकम में क्या क्या आता है सर? सारी इनकम्स आती है। इसमें से वो इनकम्स हटाओ जो स्पेशल इनकम्स है। सर स्पेशल इनकम कौन कौन सी है हमारे यहाँ पर? 111A, 112A, 112, 115PB। ये कौन सी है? पांचों स्पेशल इनकम है। स्पेशल इनकम का मतलब क्या हुआ? जिन पे स्पेशल डिडक्शंस, स्पेशल टैक्स रेट लगती है, ठीक है। तो ये हटा दो, इनको हटा दो, और उसके बाद जो आए उसमें से क्या माइनस कर दो? 80C2, 80U, एक्सेप्ट 80G। 80G को छोड़कर। सर 80G को क्यों छोड़कर? अरे 80G तो मैं खुद कैलकुलेट कर रहा हूं ना, 80G को छोड़कर, ठीक है। ये छोड़कर बाकी सब घटा दो, तो जो आएगा उसे हम क्या बोल देंगे? एडजस्ट टोटल इनकम बोल देंगे।
तो एडजस्टेड टोटल इनकम लो मान लो आपकी आई 10 लाख कैलकुलेट करने के बाद, तो 10 लाख का 10% कितना हो गया 1 लाख। 1 लाख की लिमिट हो गई, तो थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट के लिए लिमिट अपर लिमिट हो गई 1 लाख। 1 लाख से ऊपर डिडक्शन नहीं मिल सकती। तो इसमें है कौन कौन से, पहले तो इसमें खाली दो ही है। पहला डोनेशन टू गवर्नमेंट और अप्रूव लोकल अथॉरिटी रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के लिए कोई खर्चा किया, या फिर डोनेशन बाय कंपनी टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लिए खर्चा किया। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ में। सर 50% विथ क्वालिफाइंग लिमिट में क्या आएगा? 50% विथ क्वालिफाइंग लिमिट में मतलब कि जहां पर एक बाउंडेशन लगा दी, एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि साहब वही सेम केस में क्वालिफाइंग लिमिट, लेकिन उसमें अब इसका कितना मिलेगा 50% मिलेगा। लेट सपोज मैंने कितना जमा कराया 50,000 और वो क्वालिफाइंग लिमिट में आ रहा है, तो मेरे को छूट कितनी मिलेगी? खाली 25,000 की ही मिलेगी। ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या आता है सर? ये काम का है, देखो मेन काम का है, दूसरा वाला अमेंडमेंट है, और इसमें काम का है सर फोर्थ वाला, क्योंकि मोस्टली जो भी आपके आते हैं वो फोर्थ में आते हैं। सर फोर्थ में कौन आता है? मैं छोटा सा एग्जांपल बता दूं, अपनी गौशालाएं आ गई, गौशाला बहुत बेसिक एग्जांपल है गौशाला। ठीक है, उसके अलावा जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो भी किस में आते हैं? पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मॉस्क्यू, ये सब के सब पॉइंट नंबर 4 में ही आते हैं। सर मस्जिद, मंदिर, इनके में भी अगर चंदा देते हैं तो हमें बेनिफिट मिलता है। हाँ, वो मंदिर मस्जिद रजिस्टर्ड होना चाहिए। बात समझ में आई? अब सर मेरा इतना बोलने से काम नहीं चलेगा। सर क्यों? सर मंदिर मस्जिद तो एक जगह जगह खुले रहते हैं, नहीं, वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, तो आप उसमें डोनेशन दोगे तो आपको छूट मिलेगी। कितनी मिलेगी? 50% विथ क्वालिफाइंग लिमिट मिलेगी। सर ये बात भी समझ में आई? सर चीज का आनंद लेना, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर मंदिर मस्जिद बोला गया है। मंदिर ना बणियों का है, ना जाटों का है, ना किसी और का है, मंदिर सभी का है। मैं क्यों बोल रहा हूँ सर ये बात? यहाँ पर क्या बोला गया, अगर अग्रवाल कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटी है, अगर इंडिविजुअल कम्युनिटी ने खोल रखा है, उसको रजिस्टर्ड करा रखा है, तो उसमें आप डोनेशन दोगे तो आपको पॉइंट नंबर 4 में भी क्लेम नहीं कर सकते। उसको इन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं बोला है। मतलब पॉइंट नंबर 4 में कौन कौन आता है? चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है, और मंदिर मस्जिद वगैरह, गौशाला वगैरह सब इसमें आती है। ठीक है, पर्टिकुलर कम्युनिटी इसमें नहीं आती है। ठीक है जी सर, ओके, चलो आगे चलते हैं। चलो सर, नोट लिखा हुआ, डोनेशन टू एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट हु विच वर्क फॉर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी इज नॉट अवेलेबल फॉर ईटीजी, फॉर एग्जांपल अगरसेन भवन। ठीक है सर, क्वालिफाइंग लिमिट का मतलब क्या? 10% ऑफ एडजस्ट टोटल इनकम। एडजस्ट टोटल इनकम कैसे निकलती है? देखो मैंने जैसे लिखाई थी वैसे निकलती है। ग्रोस टोटल इनकम में से क्या माइनस कर दो? 111 ए, 112 ए, 112, 115 बीबी। नॉर्मल इनकम आ गई, इसमें से 80 जी सी टू 80 यू माइनस कर दो, 80 जी को छोड़कर, तो ये क्या आ जाएगी? आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगी। ठीक है जी सर, एकदम समझ में आया? सर एकदम समझ में आया। अब सुनो, पॉइंट नंबर 4 में आपका कितना बोल रखा है? 50% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट बोल रखा है। लोअर ऑफ द फॉलोइंग विल बी अवेलेबल। ये समझो, ये लास्ट में थोड़ा खतरनाक पॉइंट है, थोड़ा सा खतरनाक पॉइंट है। आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम एटीआई कितनी आई? 20 लाख आई। क्वालिफाइंग लिमिट कितनी आएगी? ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, चीज का आनंद लेना। आपने 100% विथ क्वालिफाइंग लिमिट में जमा कराए 1.5 लाख। ठीक है, इसमें आता क्या है? फैमिली प्लानिंग आती है, ओलंपिक एसोसिएशन आता है। ठीक है, जो भी है जमा करा दिए। क्या आपको 1.5 लाख की छूट मिल जाएगी? मिल जाएगी। ठीक है, अब 100% विथ क्वालिफाइंग लिमिट में। अब आपने 50% विथ क्वालिफाइंग लिमिट में जमा कराए। कितने रुपए जमा कराए पता आपको? आपने जमा कराए 75,000। 2 लाख रुपए लिमिट थी, अपर लिमिट। ये पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 को मिलाकर है। उसमें से आपने 1.5 लाख रुपए जमा करा दिए, करा दिए। अभी भी आपके पास कितने बचे पॉइंट नंबर 4 के लिए? 50,000 बचे। ठीक है, और कितना आप जमा करा सकते हो?
50% विथ क्वालिफाइंग लिमिट जमा करवा सकते हो, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा? 75,000 का 50% कितना होता है? 37,500 होता है। 37,500 का बेनिफिट मिलेगा या किसी और चीज का? नहीं बेटा, यहां बेनिफिट मिलेगा 50% ऑफ बैलेंस क्वालिफाइंग लिमिट और 50% ऑफ डोनेशन विच एवर इज लो। ये थोड़ा सा खतरनाक है जो लिखा हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला साहब कि आपके पास भाई 2 लाख की लिमिट थी, उसमें से पॉइंट नंबर 3 में जो ले लिया उसके बाद बचा हुआ पॉइंट नंबर 4 के पास आएगा, और पॉइंट नंबर 4 में लिमिट कितनी है बची 50, तो 50 का भी 50% करो और इसका भी 50% करो, व्हिचएवर इज लोअर हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो ओके है क्या? ओके होना चाहिए सर, यहां तक समझ में आना चाहिए। 50% बैलेंस डिडक्शन आफ्टर डिडक्शन ऑफ पॉइंट नंबर 3 और 50% ऑफ डोनेशन व्हिचएवर इज लोअर, ये आपको समझना पड़ेगा। इन केस फॉर 50% विथ क्वालिफाइंग लिमिट लोअर और फॉलोइंग विल बी अवेलेबल फॉर डिडक्शन, क्या क्या 50% ऑफ बैलेंस डिडक्शन और आफ्टर डिडक्शन ऑफ पॉइंट नंबर 3 और 50% ऑफ डोनेशन व्हिचएवर इज लोअर। बोलो सर समझ में आया क्या? सर एकदम समझ में आया। एग्जाम्पल दिया हुआ, इसको मैं फटाफट कैलकुलेटर पे कराऊंगा, अभी एग्जाम्पल करने लायक है ना। चलो कैलकुलेटर हाथ में ले लो भी फटाफट से, मैं भी ले लेता हूँ। ग्रॉस टोटल इनकम 12 लाख रुपए है, LIC 25,000 है, कंट्रीब्यूशन टू PPF 60,000 है, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 70,000 रुपए है, ठीक है। मेडिकल प्रीमियम ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन 28,000 है। पहली बात तो ये डिपेंडेंट का बेनिफिट मिलता है क्या? चिल्ड्रन कैसे भी हो नहीं चलेंगे, डिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स कैसे भी हो चलेंगे, ठीक है। मेडिकल प्रीमियम पेरेंट्स एज 60 प्लस 30,000 जमा कराया, डोनेशन ड्यूरिंग द ईयर, इन सब में डोनेशन किया मैंने PM केयर फंड में, ये याद हो तो बताना किस में है। 100% जो कहीं नहीं आएगा वो 100% में आएगा, ठीक है। डोनेशन टू ड्रॉट रिलीफ फंड 50% विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, डोनेशन टू गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग 100% विथ क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है। डोनेशन टू अग्रवाल कम्युनिटी नहीं मिलेगा, डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट 50 रजिस्टर्ड मानते हैं इन एब्सेंस फॉर्मेशन विथ क्वालिफाइंग लिमिट। जी ग्रॉस टोटल इनकम में क्या क्या इंक्लूड है? LTCG इंक्लूड है 112 वाला, LTCG 112 वाला ही होता है, 111 का 10,000 रुपए है, STCG नॉर्मल 15,000 है, कैजुअल इनकम कितनी हुई 20,000, कंप्यूट डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, चैप्टर 6A का डिडक्शन हमें निकालनी है, ठीक है जी। तो एक बार कैलकुलेटर पे करें, कैलकुलेटर पे करो पहले तो इसकी क्वालिफाइंग लिमिट एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी आएगी, तो एडजस्ट टोटल इनकम करो, लिखो 12 लाख, इसमें से माइनस कर दूं, क्या क्या माइनस कर दूं सर? 20,000 माइनस कर दूं, 10,000 माइनस कर दूं, और सॉरी ये 15,000 नॉर्मल है, ये माइनस नहीं होगा, कैजुअल इनकम माइनस कर दे, 111A माइनस हो जाएगा, नॉर्मल माइनस नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल पे स्लैब लगता है। तो 12 लाख माइनस 20,000 माइनस 10,000 माइनस 20,000, ये हो गया। अब इसमें से हम 80C टू 80U माइनस कर दे एक्सेप्ट 80G, तो स्टार्टिंग से माइनस करो, माइनस 25,000 माइनस 60,000, गलत कर दिया ना? क्यों कर दिया? क्योंकि 25 प्लस 60 प्लस 70 कितना होता है? 155, हमें छूट कितनी मिलेगी मैक्सिमम? 1.5 लाख की मिलेगी, ठीक है जी। तो एक बार मेरा आंसर आया था 12 लाख माइनस 20 माइनस 10 और माइनस 20, 1150 आया था, उसमें 1.5 लाख माइनस कर दो, 10 लाख हो गया। मेडिकल प्रीमियम कितना है? 28,000 जमा कराया मैंने अपने बच्चे का, बच्चे की एज में कितनी मान लूँ? 60 साल से कम ही मानूं तो माइनस 25,000, पेरेंट्स की एज 60 साल से ऊपर है तो माइनस 30,000, कितना आ गया? 9,45,000 आ गया, ठीक है। अब देखो कितनी छूट मिलेगी, इसमें तो पूरी 15,000 मिल जाएगी, इसमें पूरी 15,000 मिल जाएगी, ठीक है। अब लफड़ा किसका है? इसका, किसका? 20,000 का और 1 लाख का, ठीक है। तो 9,45,000 10% करो, कितना आएगा? पहले तो 94,500, ये इसकी क्वालिफाइंग लिमिट हो गई। सर क्वालिफाइंग लिमिट कितनी हो गई? 94,500। इसमें 100% वाले का बेनिफिट ले लेगा कितना?
20,000, 20,000 का बेनिफिट मिल जाएगा ना इसको, कि अपर लिमिट 94500 हो गई, तो इसमें से 20,000 गया, माइनस 20,000 कितना बचा, 74500। ओके सर, ठीक है, 74500 हो गया। अब यहां पर कितना मिलेगा, यहां पर 74500 हो गया, और आपके पास कितना डोनेशन कर रखा है आपने, 1 लाख रुपए का डोनेशन कर रखा है, तो इसका 50% निकालो और 1 लाख का 50% निकालो, विच एवर इज लोअर आएगा उसका बेनिफिट अवेलेबल हो जाएगा। कर लेना इसको भी। लो साहब, ये मेन सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अभी एक सेक्शन हो रहा है सर, 80GG। सर भी 80GG क्या भला है बेटा, एक बंदा एक एम्प्लॉय घर में रहता है, मिला नहीं मिला, एक बंदा एक एम्प्लॉय घर में रहता है, एक एम्प्लॉय घर में रहता है, तो उसको HRA मिलता है, तो उसको बेनिफिट मिल जाता है, एग्जामिशन मिल जाती है 10 सबसेक्शन 13A में। लेकिन एक बंदा एम्प्लॉय नहीं है, तो वो भी तो रेंट के मकान में रह सकता है। तो अगर कोई बंदा जिसको HRA नहीं मिल रहा और वो रेंट पे करता है, तो उसको बेनिफिट मिलेगा 80GG में। मतलब ये सब किसके लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन हुए, दुकानदार, बिजनेसमैन, जिनको जो कहीं नौकरी नहीं करते और फिर भी रेंट के मकान में रहते हैं, तो उनको 80GG का बेनिफिट अवेलेबल हो जाएगा। कितना होएगा सर, क्या बोल रहा है सुनो, उनको बेनिफिट मिलेगा कितना, सीधा करते हैं, फिक्स है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, और मैक्सिमम 5,000 पर मंथ। वहाँ एक्चुअल HRA रिसीव्ड है ना, उसको इन्होंने कितना कर दिया, मैक्सिमम 5,000 पर मंथ कर दिया, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी को रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम कर दिया, ठीक है, और एक 25% ऑफ एडजस्ट टोटल इनकम कर दिया। अब यहाँ पर एडजस्ट टोटल इनकम का मतलब पढ़ना पड़ेगा, तो सर सेम एज 80G है, मान लो 80G की तरह ही है, बस थोड़ा सा फर्क है, यहाँ हम लेस करेंगे, लेस 80C to 80U एक्सेप्ट 80GG। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। सर कोई रिसर्च वगैरह के लिए डोनेशन देता है, तो उसके 80GGA में बेनिफिट मिल जाएगा, 100% बेनिफिट अवेलेबल हो जाएगा। अब चलता है मेन पॉलिटिकल पार्टीज वाला लफड़ा। सर कौन सा, पॉलिटिकल पार्टीज का लफड़ा। सर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या बोला गया है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बोला गया है सर कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन करोगे तो आप देश की सेवा कर रहे हो। अब क्या कर रहे हो, सरकारी बोलती है कि आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दो, हमें मानेंगे आप देश की सेवा कर रहे हो। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देते हैं उसका बेनिफिट मिलता है, और भाई कोई लिमिट नहीं है, तू 1 करोड़ रुपए डोनेशन दे उनको, 1 करोड़ रुपए दे, सारी की सारी डिडक्शन मिल जाएगी 80GGB में या 80GGC में। तो 2 सेक्शन कैसे, जो कंपनी डोनेशन देगी तो उसको बेनिफिट मिलेगा 80GGB में, और अगर हम सब डोनेशन देंगे तो कितना मिलेगा 80GGC में। लेकिन आप डोनेशन दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैश में मत देना 1 रुपए भी, ठीक है, बाकी दो कितना ही दो कोई दिक्कत नहीं है, चेक से दो कितना भी दो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं सर 2 सेक्शन है, 80TTA और TTB। सर कौन कौन से सेक्शन बच गए, 80TTA और 80TTB। सर 80TTA क्या चीज का है और 80TTB किस चीज का है, सुनो। पहली बात ये कि 80TTA लगता है उन बंदों पर जिनकी एज 60 साल से कम है, और 80TTB लगता है बड़े लोगों पर, 60 साल से ऊपर वाले, 60 साल या उससे ऊपर वालों पर। हमें सेविंग बैंक अकाउंट, हमें सेविंग बैंक अकाउंट से क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। हमें सेविंग बैंक अकाउंट से क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। जो इंटरेस्ट हमें सेविंग बैंक अकाउंट से मिलता है वो हमारी इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उस इंटरेस्ट की हमें छूट मिलती है 80TTA में। कितने रुपए की छूट मिलती है पता है, मैक्सिमम 10,000 रुपए की। मैंने FD कराई, FD पर इंटरेस्ट बना, वो इनकम हो गई, लेकिन उसकी छूट 80TTA में नहीं मिलेगी। 80TTA केवल सेविंग बैंक अकाउंट के ब्याज की डिडक्शन आपको देता है। बात समझ में आई सर, समझ में आई सर, सुनो कहानी क्या बोल रहा हूं सर। 80TTA का बेनिफिट खाली किसको मिलता है, इंडिविजुअल को और HUF को मिलता है, ठीक है। चलो 80TTB क्या है, अगर कोई बंदा 60 साल से ऊपर है और उसने क्या कराई, सेविंग बैंक अकाउंट में खाता है, उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो जो इंटरेस्ट मिलेगा उसकी इनकम हो गई। उस इंटरेस्ट की 80TTB में छूट मिलती है सर, 80TTB में छूट मिलती है, और 80TTB में छूट पता कितनी मिलती है, 50,000 रुपए तक। कितनी मिलती है,
50,000 रुपए तक। क्या बात कर रहे हो सर, 50,000 रुपए तक? हाँ, 50,000 रुपए तक छूट मिलेगी। एफडी कराई, एफडी का ब्याज मेरी इनकम होगी, क्या हमें उसकी छूट मिलती है टीटीडीबी में? हाँ सर। एटीटीटी ए में नहीं मिलेगी, एटीटीटी बी में मिलेगी। एटीटीटी बी बोलता है मैं एफडी के ब्याज को भी डिडक्शन दूंगा। एटीटीटी बी क्या बोलता है, हम किसके ब्याज की छूट देंगे? एटीटीटी बी क्या बोलता है, एफडी और सेविंग अकाउंट किसी का भी इंटरेस्ट हम छूट देंगे। लेकिन हाँ, दोनों हो तो दोनों मिलाकर 50,000 की लिमिट है, ठीक है। लेकिन ये बेनिफिट खाली किसको मिलता है? रेजिडेंट को मिलता है। सर किसको मिलता है? रेजिडेंट को मिलता है। सर इसका मतलब क्या हुआ, रेजिडेंट को मिलता है? तो मेरे लाल गुलाल, अगर कोई बंदा 60 साल से ऊपर का है और वो नॉन रेजिडेंट है और उसको सेविंग अकाउंट पे ब्याज मिल रहा है, तो उसकी इनकम हो गई, उसको एटीटीटी बी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये लाइन एटीटीटी ए में नहीं लिखी हुई, तो मतलब जो नॉन रेजिडेंट है और 60 साल से ऊपर है वो एटीटीटी बी तो नहीं ले सकता और एटीटीटी ए ले सकता है। सर ऐसा क्यों? एक्चुअल में पहले सेक्शन एटीटीटी ए बना था, तो एटीटीटी ए में सबको बेनिफिट अवेलेबल था। अब फिर एटीटीटी ए में से एटीटीटी बी को निकाल दिया, तो इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई बंदा एटीटीटी बी नहीं ले सकता ना, तो एटीटीटी ए मिल जाएगा। मतलब अगर कोई बंदा नॉन रेजिडेंट है तो उसको टीटी बी नहीं मिल सकता, तो वो क्या ले सकता है? टीटी ए ले सकता है। चलो जी सर आगे चले, आओ जी। ये मैंने कल भी पढ़ाया था। पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट हो आपका, तो उस केस में इनकम मानते हैं सेविंग बैंक अकाउंट की भी, लेकिन उस केस में 3500 रुपए तक को तो इनकम ही कंसिडर नहीं करेंगे, हमारी इनकम ही नहीं होती है, ठीक है जी। एटीयू, सर कोई बंदा डिसेबल है, अभी हमने एक सेक्शन पढ़ा था एटीडीडी। एटीडीडी किस चीज का था? डिसेबिलिटी। अगर मैं, मेरा रिलेटिव डिसेबल है, उसको मैं अपने पास रख रहा हूं, तो उस केस में उस केस में मुझे फिक्स छूट मिल रही थी 75,000 की या 1,25,000 की। वो बंदा डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर मान लो मैं खुद ही लंगड़ा हूं, मैं खुद ही डिसेबल हूं, तो अब उस केस में मैं तो खुद कमाता हूं, मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, तो उस केस में किसी को एटीडीडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इवन मुझे भी नहीं मिलेगा। तो सर फिर बेनिफिट तो आपको मिलना चाहिए, तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मुझे बेनिफिट मिलेगा 80U के अंदर। कहाँ मिलेगा? 80U के अंदर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? 80U के अंदर मिलेगा। तो डिडक्शन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी 80U, जो बंदा क्या है, इंडिविजुअल है प्लस रेजिडेंट है, वहां भी रेजिडेंट को मिल रहा था, और जो अपनी रिटर्न खुद फाइल करता है, मतलब खुद कमाता है, तो उसको बेनिफिट कितना मिल जाएगा? 75,000 का और 1,25,000 का। यहाँ तक हो गया। सर एक सेक्शन 10AA है, ये पहले आपके नवंबर 2023 में क्या था, अलग चैप्टर के अंदर था, उसको यहीं जोड़ दिया इन्होंने। क्या बोला साहब? एक पहले SEZ क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो होता है जिसको गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखा हो कि ये सेज है, ठीक है। ये क्या है? SEZ है, सेज है। तो ये क्या करता है, SEZ जो होता है ना, SEZ जो होता है वो स्पेसिफिक जोन होता है जो स्पेशल पर्पज, वहाँ क्या स्पेशल पर्पज के लिए काम ही होते हैं। मतलब जैसे लाइक गुजरात को इन्होंने सहज बना रखा है, तो वहाँ कपड़ा ही कपड़ा बिकता है, ठीक है। तो अगर आपने सहज से प्रॉफिट कमाया, अब सहज से आप प्रॉफिट दो तरीके से कमा सकते हो, एक तो लोकल से, एक एक्सपोर्ट किया उससे किया। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप एक्सपोर्ट करो भैया, जितना एक्सपोर्ट करोगे उतनी डॉलर आएगी, डॉलर आएगी तो वैल्यू बढ़ेगी हमारी, ठीक है भाई। डॉलर तो सरकार को चाहिए चाहिए, तो गवर्नमेंट बोलती है मैक्सिमम एक्सपोर्ट करो। तो अब एक्सपोर्ट पे बेनिफिट देने के लिए उन्होंने 10AA बोला कि अगर आप एक्सपोर्ट से प्रॉफिट कमाते हो ना, अगर आप क्या कमाते हो, एक्सपोर्ट करने से प्रॉफिट कमाते हो, आप क्या करते हो, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने से क्या कमा रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, तो वो प्रॉफिट हम आपका एग्जम्प्ट कर देंगे 10AA के अंदर। क्या कर देंगे? 10AA के अंदर एग्जम्प्ट कर देंगे। फिर सुनो, हमने क्या बोला कि हम क्या कर रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फॉल करते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से कमा रहे हैं प्रॉफिट, वो प्रॉफिट आपका एग्जम्प्ट है। सर कितना एग्जम्प्ट है? जिस साल आप बिजनेस स्टार्ट करोगे उसके 5 साल तक 100% एग्जम्प्ट है, और उससे अगले 5 साल तक 50% एग्जम्प्ट है। कितना एग्जम्प्ट है? 50% एग्जम्प्ट है। क्या लिख रखा है देखो, आओ। कितना एग्जामिनेशन होगा?
आपने इतना प्रॉफिट कमाया है सेज में, SEZ में इतना प्रॉफिट कमाया, ये प्रॉफिट कमाया इस टर्नओवर पे, तो प्रॉफिट अपॉन टोटल टर्नओवर इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर पे कितना प्रॉफिट हुआ। अरे मैंने 20 लाख रुपए कमाए 100 लाख पर, तो बताओ 30 लाख पे कितने कमाए, खत्म बात। तो ये तो हुआ, ये आपका प्रॉफिट हो गया। हाँ, अगर आपने प्रॉफिट कमाया DTA के अंदर, DTA होता है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, सब लिखा हुआ है। अगर आपने प्रॉफिट कमाया कहां पर, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर, तो उसका बेनिफिट आपको अवेलेबल नहीं होता है। सर एक सेक्शन और रह गया ये आपका, ये ATJJAA, अच्छा सेक्शन है बेटा। एक बार आया था नवंबर 2021 में आया था शायद, आपके कोविड के वक्त आया था, बड़े वाले क्वेश्चंस के अंदर ये जुड़ के आया था। क्या है कहानी, सुनो एक बार आराम से। ATJJA क्या बोलता है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझोगे तो मजा आएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट और लूंगा खाली आपकी। गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट को बिजनेसमैन पैसे दे के नहीं हल कर सकता है, वोट तो उसको एम्प्लॉयज का ही चाहिए, गरीबों का ही चाहिए। एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए वो पता नहीं कितने सारे क्या बोलते हैं फैसिलिटीज करती रहती है। अब उसमें से एक है कि साहब PF काटो, ठीक है। अब PF काटो किसी भी तरीके से, ठीक है ना। अब PF लोग कई बार क्या करते हैं, छुपा लेते हैं कि हम PF नहीं काटेंगे। क्यों, PF काटने का मतलब उतना खुद भी जमा कराना पड़ता है, समझना मेरी बात। अगर मैं 10,000 रुपए काट रहा हूं एम्प्लॉय के, तो 10,000 मेरे को जेब से भी जमा कराने पड़ेंगे। तो इसलिए लोग एम्प्लॉयर क्या करते हैं, झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। तो उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया गया कि साहब आप जितनी सैलरी पे कर रहे हो ना एम्प्लॉय को, सोचो बहुत बड़ी डिडक्शन है। अगर आप जितनी सैलरी पे कर रहे हो किसको, एम्प्लॉय को, उसकी 30% सैलरी, बहुत बड़ी बात है साहब, 30% सैलरी का बेनिफिट हम 80JJAA में आपको अवेलेबल करवा देंगे। 80JJAA में करवा देंगे। किस कंडीशन में, अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो पहली बात आपकी टैक्स ऑडिट होनी चाहिए, टैक्स ऑडिट होनी चाहिए, ऑडिट होनी चाहिए, वो तो हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज है सर आप किस में एंगेज होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज होने चाहिए, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में होने चाहिए। आप रिटेलर नहीं होने चाहिए, आप होलसेलर नहीं होने चाहिए। और तीसरी बात, आपको उनको क्या काटना पड़ेगा, PF काटना पड़ेगा। क्या काटना पड़ेगा, PF काटना पड़ेगा। जब आप उनका प्रोविडेंट फंड काटोगे, PF काटोगे, PF जमा कराओगे काट के, तभी आपको बेनिफिट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज अप टू 25,000। ये किसका मिलेगा, सबका नहीं मिलेगा, जिनकी सैलरी कितनी है 25,000 रुपए तक है उनका मिलेगा। और वो जो बंदा है वो आपके यहाँ कितने दिन काम करना चाहिए, कम से कम 240 दिन काम करना चाहिए। सर 5 कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन क्या है, टैक्स ऑडिट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, वो बंदा प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, उसका PF डिडक्ट होना चाहिए। चौथी कंडीशन है उसकी सैलरी 25,000 रुपए तक है, जिनकी सैलरी 25,000 से ऊपर है उनका नहीं कटेगा, ठीक है। और फिफ्थ कंडीशन क्या है, वो कम से कम कितने दिन काम करना चाहिए, 240 दिन काम करना चाहिए। हालांकि अगर अगले का फुटवेयर का बिजनेस है तो 150 दिन काम करेगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। सर कितना बेनिफिट मिलेगा, 30% ऑफ सैलरी पेड ऑफ न्यू एम्प्लॉय, सबका नहीं, नए एम्प्लॉय जो होंगे उसका बेनिफिट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इफ बिजनेस इज फॉर्म बाय रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस देन बेनिफिट ऑफ 80JJ इज नॉट अवेलेबल। नए एम्प्लॉय का मिलेगा, आपने उसी बिजनेस को रिस्ट्रक्चरिंग कर ली तो आपको अवेलेबल बेनिफिट नहीं होगा। एक एग्जांपल दिया वो कर लेना भी, है ना। सर 2 सेक्शन और है, 80QQB और QQR। QQB क्या बोलता है कि आपने क्या कर रखा है, रॉयल्टी मिलती है आपको, तो रॉयल्टी मिलती है तो रॉयल्टी आपकी इनकम है, ऑब्वियसली इनकम है, अदर सोर्स की इनकम है, उसमें से आपको डिडक्शन मिलेगी। सर डिडक्शन कितनी मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी एक्चुअल रॉयल्टी पेड। ये एकदम बहुत सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, ये जो है ना लेक्चर्स इतने सिंपल है, ये आप पढ़ लोगे ना तो आपको डिडक्शंस वगैरह वाला चैप्टर किताब में से खोलने की जरूरत नहीं, इसमें सब कुछ आ गया, ठीक है। कितनी डिडक्शन मिलेगी, एक्चुअल रॉयल्टी पेड या फिर 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक्स, वैल्यू सोल्ड, बुक्स सोल्ड, जितनी आपने बुक्स बेची उसका 15%, या फिर जितनी रिसीव्ड हुई वो, या मैक्सिमम 3 लाख, विच एवर इज लोअर, इतने का बेनिफिट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और एक हमारी कौन सी, आरआरबी। आरआरबी में कितना मिलेगा,
रॉयल्टी किसकी मिलती है, पेटेंट्स वगैरह की मिलती है, तो एक्चुअली रॉयल्टी रिसीव्ड और मैक्सिमम 3 लाख विच एवर इज लोअर का बेनिफिट अवेलेबल हो जाएगा। लो जी सर, ये आपका डिडक्शन पूरा हो गया। प्लीज़ 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 इनके क्वेश्चंस कर लेना, प्लीज़ कर लेना, ये अल्टीमेट है, इससे अच्छा कुछ नहीं होता, इतना सिंपल लैंग्वेज में कोई नहीं कर सकता भाई, लेकिन मेरे कराने से फ़ायदा ही नहीं है अगर आप क्वेश्चंस नहीं करते हो। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस कर लेना A to Z, ठीक है जी। कल हम करेंगे क्लबिंग और सेट ऑफ, ठीक है जी। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।